अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज जो डिसाइफर विद अब्दुल बासित में बात होगी इस्लामाबाद MOU, फ्रांस में होने वाली G7 समिट और सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के माबैन होने वाली मुलाकात पर। आगाज़ करेंगे आज के डिसाइफर का। बास साहब, आपको वेलकम कहते हुए ही पहला क्वेश्चन मैं थ्रो करूँगी। यादाश्त पर आखिरकार दस्तखत हो गए। सलाम तो करने दें बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जवाब के साथ ही कर लेते हैं। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब आप अपना सवाल पूछिए। बस आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि जी ये दस्तखत हो गए इस्लामाबाद MOU पर, लेकिन अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आप वो इतनी जल्दी क्यों है आज, मुझे ये बताइए। बस मुझे जाना है आपने? नहीं क्या नहीं करना? जाना नहीं है, बस मुझे ये जानने की क्यूरोसिटी है कि इस यादाश्त पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। वन स्कूल ऑफ थॉट हैज़ दिस ओपिनियन। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसे इस यादाश्त में कौन से नुकात हैं कि जिनकी वजह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हो गई है। स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुस जो एक इशू था, उसमें तो ब्लॉकेड भी हटा दिया गया है। अब ठीक है, वो अभी वहाँ पे हैं, लेकिन ब्लॉकेड नहीं है उस तरह। और अब थोड़ी सी नेविगेशन भी शुरू हो गई है थ्रू हॉर्मुस, तो उस तरह तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जनीवा में एक मुलाकात होनी थी, टेक्निकल लेवल पे मुज़ाकरात शुरू होने थे, क्योंकि इस MOU में 60 दिन दिए गए ना। हाँ जी। कि इन दिनों में 2 महीनों में अब जो भी तफसीलात हैं वो तय होंगी। उसके बाद बाकायदा एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट को इस यादाश्त के मुताबिक जो आखिरी पैरा है, उस डील को, जो फाइनल डील होगी, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले जाया जाएगा, और वहाँ पे फिर एक करारदाद पास होगी, तो उसको एक इंटरनेशनल इंडोर्समेंट मिल जाएगी। तो अमल दरामद तो शुरू हो गया है, लेकिन जो टेक्निकल जो नेगोशिएशंस हैं वो अलबत्ता रुकावट का शिकार हैं। मुश्किल मरहला भी और तो यही उसकी होगा। वही है। खैर, मुश्किल मरहला तो ये भी बहुत था, इससे ही बहुत काम हुआ, और पाकिस्तान और किसी हद तक कतर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया। That's so true। अच्छा, अब इससे देखिए 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। अब ये रुकावट क्यों पैदा हुई, टॉक्स जिनीवा में क्यों शुरू नहीं हो रही? उसकी पहली वजह तो लेबनान है, क्योंकि जो आर्टिकल 1 है इस यादाश्त का, वो बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि जो वॉर ख़त्म हुई है ये तमाम फ्रंट्स पे ख़त्म हुई है, इंक्लूडिंग लेबनान। तो लेबनान में चूँकि इसराइल अपनी जो है कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, और इसराइल ने कहा है कि ये हम तो इस यादाश्त का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम इसको मानें। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से बड़ा सख्त बयानात आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि इसराइल को ये बात माननी, हमारा ये यादाश्त माननी पड़ेगी, इसकी जो प्रोविजंस उनको मानना पड़ेगा। JD वैंस जो नायब सदर हैं, उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पे कहा है। तो अब देखना ये है कि इसराइल क्या स्पॉइलर के तौर पे काम करता है, क्योंकि नेतन्याहू के तो जो इंटरेस्ट है ना, वो देख रहा है इंतखाबात को इस साल जो होने हैं इसराइल में। तो वो नहीं चाहते कि जी किसी तौर ये महसूस हो कि हम जो है बिल्कुल हम ईरान के सामने झुक गए, या हमें कामयाबी नहीं मिली इस वॉर से। कामयाबी तो वाकई नहीं मिली अमेरिका को भी और इसराइल को भी, क्योंकि जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का, वो तो हासिल नहीं कर पाए। बाकी चीज़ों तो बाद में आती है ना। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुस का दोबारा खुलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो जंग से पहले तो वो खुली हुई थी, ईरान ने तो कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन बहरहाल ये पहला जो आर्टिकल है, और लेबनान इस वक्त वो रुकावट है। अब देखना ये है कि अमेरिका किस हद तक इसराइल पे अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल कर सकता है, और लेबनान में। और फिर दूसरी जानब ये भी देखना है कि ईरान किस हद तक लेबनान को इशू बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान ईरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है जी MOU में आ गया, लेकिन थोड़ी सी आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, क्योंकि अमेरिका और आपके दरमियान ये है ना, और अमेरिका ने एक ज़िम्मेदारी तो ली है। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका ने ज़िम्मेदारी क्यों ली है, बट भारत उन्होंने ले ली है इसराइल के बिहाफ पे कि वो लेबनान में वॉर रुकवाएंगे। तो एक थोड़ा सा एक ऐसा मुल्क जो कि आप कह सकती हैं कि जो कभी इसने
قانونی کبھی پاسداری نہیں کی اور ایک اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا، وہ اب اس کے بہاف پہ امریکہ نے ذمہ داری لی ہے تو امریکہ کو نبھانی تو پڑے گی، کیونکہ یہ ایک اہم نقطہ ہے ایران کے لیے. لیکن پاکستان بہرحال اس کے لیے چیلنجز بھی موجود ہیں. ایک تو چیلنج تھا نا کہ جنگ بندی ہو، پھر ایک 2 ماہ کا پیریڈ ملے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، 2 ماہ کا پیریڈ ملے، اس میں پھر جو تفصیلات ہیں وہ طے ہو، پھر ایک آخری فائنل ڈیل ہو. تو پاکستان اور قطر کی شاید کسی حد تک انگیجمنٹ بڑی ضروری رہے گی تاکہ وہ اس مرحلے کو بھی بخوبی انجام دے سکیں. اب جو ایک تو لیبنان ہو گیا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ڈیلے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے منتہا کہ 2 ماہ میں یہ نہ ہو، لیکن یہ ایکسٹینڈیبل ہے، اس میں کوئی نہیں مسئلہ. یہ نہیں ہے کہ 2 ماہ میں اگر نہ ہو تو یہ کلیپس ہو جائے گا سارا. اگر 2 ماہ میں نہیں ہوا تو آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گا. دوسرا جو ایک اور بڑی اس میں انٹرسٹنگ 2 چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو پیراگراف 2 ہے اس کا، اس میں اگر آپ دیکھیے تو اس ایم او یو کو آپ انٹرپریٹ کر سکتی ہیں کہ یہ نان ایگریشن پیکٹ بھی ہے عمران اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا مطلب بلکہ رادر یہ پہلے پیراگراف میں ہی کہا ہے کہ ٹرمینیشن آف ملٹری آپریشنس اور آن آل فرنٹس. اس کا مطلب ہے کہ اب ایران بھی اور یو ایس بھی یہ انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ملٹری آپریشنز نہیں کریں گے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نان انٹرفیئرنس کی بات بھی کی ایک دوسرے کے معاملات میں، انٹرنل معاملات میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امریکہ کی پہلی ایک خواہش تھی کہ وہ رجیم تبدیل کرے اندر سے، وہ بھی امریکہ نے اب کمٹ کیا ہے کہ اس طرف وہ نہیں جائے گا. تو 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو نان ایگریشن اور پھر نان انٹرفیئرنس. تو بہرحال یہ باتیں تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں بھی ہیں کہ 7 تک ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، الگ بات ہے. اب جہاں تک دیکھیے اب یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کھلی ہے اور بغیر ٹول کے کھلی ہے، ابھی ٹول نہیں لے رہے، لیکن یہ ٹول نہ لینا صرف 60 دنوں کے لیے ہے. اس ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ 60 دنوں تک جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوتی اس وقت تک ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھول دے گا اور کوئی چارجز بھی نہیں لے گا. لیکن اس میں یہ ماننا، اس میں یہ بات کرنا کہ 60 دنوں تک نہیں لے گا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں یہ توقع رکھ رہا ہے کہ 60 دنوں کے بعد ممکن ہے کوئی نئی ارینجمنٹ آ جائے، تو اس پہ شاید یہ ہے کہ ٹول بھی ہو ممکن. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ دنیا میں ایک جو جنرل رائے پائی جاتی ہے کہ ایران کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، صحیح، کیونکہ یہ لا آف دا سی جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. کیونکہ ایون ٹیریٹوریل واٹرز میں بھی انوسنٹ پیسج کی ایک کلاز ہے کہ جو انٹرنیشنل نیویگیشن ہے وہ انوسنٹ پیسج میں آتی ہے. اگر کوئی شپ یا کوئی شپ آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ ٹول کا جو معاملہ ہے یہ پھر انپریسیڈنٹڈ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایران کو کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایران اس کو لنک کر رہا تھا نا پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، ریپریشنز کے ساتھ کہ تاوان جنگ دیا جائے $300 بلین. اب اسی کانٹیکسٹ میں اس ایم او یو میں ذکر آ گیا ہے کہ ہم $300 کا ایک فنڈ بنائیں گے ایران کے لیے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے ایران کو، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کریں. اور یہ بھی ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران اس معاملے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ امریکہ کو کسی حد تک اسرائیل سے الگ کر دیا ہے. جی، اسرائیل اس وقت بالکل تنہا کھڑا ہے اس سارے معاملے میں، اور کہیں سے بھی اس کو پذیرائی نہیں مل رہی. تائیوان سے شاید کچھ مل جائے، لیکن تائیوان ملک تو نہیں ہے نا، وہ بھی چین کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ایران کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ منوا لی ہیں. لیکن پھر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ٹرمپ ایک عام سیاستدان نہیں ہے، کوئی کنونشنل یا ٹریڈیشنل سیاستدان تو ہے نہیں نا. اب دیکھیے یہی جو نیوکلیئر ڈیل تھی انہوں نے ختم کی تھی کیونکہ اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل شامل نہیں تھے، اس میں وہ جو ملیشیاز یا ویسٹرن جو ویسٹ ایشیا میں ایران کا انفلوئنس ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا، اس میں شامل نہیں تھا. تو یہی کہہ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے وڈرا کیا تھا. اب اس میں تو کہیں نہ بیلسٹک میزائل کا ذکر ہے نہ کوئی اور ذکر ہے کہ جی ایران اپنے جو بھی اس کے پراکسیز ہیں ان کو ختم کرے، سپورٹ دینا. بلکہ الٹا ہو گیا ہے کہ وہ لیبنان میں ایران کی بات مار رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے. تو جہاں
प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बार बार इसराइल से कह रहे हैं कि आप जंग रोकिए लेबनान में, तो वहाँ ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्ला भी जंग रोके इस सारे मामले को, तो एक लिहाज से लेजिटिमेसी भी हिजबुल्ला को मिल रही है। तो मैं तो मतलब ईरान को देखा जाए तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने नेगोशिएट किया है, लेकिन दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी क्रेडिट देना पड़ता है कि बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी अब जस्टिफाई कर दिया ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को कि उनके पास होने चाहिए उनके अपने दिफा के लिए। तो ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऐन मुताबिक है, क्योंकि वो यही कहता है ना यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इक्वल एंड इंडिविजिबल सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स। तो ये उसका भी एक लेजिटिमेट हक है ईरान का कि वो अपने लिए जो है सिक्योरिटी जो मुनासिब समझता है वो करे। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी जो अमेरिका की है ना वो ये है कि ईरान ने अब ये कमिट कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना एक्वायर करेगा ना बनाएगा, ना हासिल करेगा कहीं से, ना ख़ुद बनाएगा, और हमेशा के लिए ये है। जो पुरानी डील थी ना JCPOA, जॉइंट क्या है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जो थी वो 10 साल के लिए थी वो डील, लेकिन ये अब परमानेंट ईरान ने कमिटमेंट दे दी है। तो ये एक अमेरिका इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि उन्होंने ये अमेरिका से ईरान से ये चीज़ ले ली है जो कि पहले नहीं थी। तो इसराइल का जो एक बुनियादी मुतालबा था कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर न बने, वो तो इस डील में आ गया। तो इसराइल के पास भी कोई ऐसी रीज़न नहीं रहती कि वो इसको ना माने, क्योंकि लेबनान का जो मामला है वो ज़रा डिफरेंट है, वो फिर ग्रेटर इसराइल की बात आ जाती है, वो ज़रा इश्यूज़ डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इस डील का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त हो गई, ये हो गया वो हो गया। सच्ची बात तो ये है कि दोनों ही को शिकस्त हुई और दोनों ही कामयाब हुए। पाकिस्तान की और दोनों ही ये कह रहे हैं कि ये डील उनकी विक्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बड़ा कमाल है कि उन्होंने दोनों को खुश कर दिया कि दोनों ही इसको अपनी विक्ट्री समझ रहे हैं ना। तो डील वही कामयाब होती है जब दोनों साइड उस पर इत्मीनान का इजहार करें। तो इस वजह से मैं तो इतना नाउमीद नहीं हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये होगा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत सी शिकें ऐसी हैं जिस पे एक मतलब इत्तेफाक तो हो गया है। अब वो टेक्निकल डिटेल्स हैं जिन पे बातचीत होगी। मिसाल के तौर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम का मामला है, जो स्टॉक पाइल्स ईरान के पास पड़े हैं, अब जब ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं न बनाने हैं ना हासिल करने हैं, तो अब वो जो उनके पास स्टॉक पाइल्स हैं तो वो कितना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, क्योंकि वो तो अब अगर डाइल्यूट भी कर लेते हैं और ईरान के पास भी रहते हैं अंडर IAEA मॉनिटरिंग, तो ईरान को उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब डिटेल्स है ना जी। लेकिन प्रिंसिपल्स में अगर आप देखिए तो दोनों साइड्स में ये अब इत्तेफाक हो गया है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जेनीवा में अगर आज नहीं, क्योंकि JD वैंस तो कह रहे थे इस वीकेंड पे शुरू हो जाएंगे, तो अब देखते हैं शायद कल या परसों शुरू हो जाएं। लेकिन बहरहाल मुझे अब कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं है कि ये डीरेल हो जाएगा मामला। प्रेसिडेंट ट्रम्प बल्कि देख यूँ रहे हैं कि आगे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट लें, ईरान को अपने साथ खींचें, कोई इस किस्म की बात अपने इन्फ्लुएंस में लाएं। बल्कि ईरान ने भी देखिए कहा है कि अगर ये डील आगे चलती है और फाइनल होती है तो हम भी 100 बोइंग तैयार हैं, हम अमेरिका से ख़रीदेंगे। तो ईरान भी चाहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में कहा है कि अब हम इस सारे झंझट से निकलना चाहते हैं, हम अब अंदर हम अपने लोगों की इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको ठीक करना चाहते हैं, और इसकी अशद ज़रूरत भी है। तो उनका बड़ा सही बयान आया है। तो मेरे ख्याल में ईरान भी कहीं ना कहीं लचक दिखाएगा और मामलात को, ताकि ये डील। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी ये बात प्रिडिक्ट की थी कुछ हफ्ते पहले इसी डिसाइफर अपने प्रोग्राम में कि ये जो मरहला है ये तो चलें जैसे तैसे सेटल डाउन हो ही जाएगा पाकिस्तान की मीडिएशन के बाद। असल जो मामला होगा सेटल डाउन होने के बाद जो इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन है, बस वही वो दोबारा से कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए वो मुश्किल होगा। उनको भी चाहिए, गुडविल चाहिए ईरान को भी, और वो उनको भी अब दोबारा इस जंग में नहीं जाना। वो अलग बात है कि इसराइल कोई हमला कर दे कोई, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसराइल वो भी हिम्मत नहीं करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प और इंतज़ामिया को नाराज़ करके। तो नेतन्याहू बहरहाल कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इंतखाबात आ रहे हैं ना, तो वो उसके लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज काफ़ी नाराज़गी चल पड़ी है इंतखाबात के बाद अगर वो जीता नहीं नेतन्याहू तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा।
تو یہ سارے مسائل بہت گھمبیر ہیں، لیکن ایران کو بھی یہاں تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ابھی تک انہوں نے کیا ہے. تو امید ہے کہ یہ معاملات آگے چل پڑیں گے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے فرانس میں ہونے والی G7 سمٹ کا کچھ احوال.